नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को स्कूल में जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं मिली हैं, इन दोनों बुकों में हमारे सभी विषय दिए गए हैं। देखिए, इसमें दिया गया है विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, और जो दूसरी बुक है उसमें दी गई है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। तो जो वार्षिक परीक्षा होती है, इन्हीं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकों में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमें इस पूरी बुक को अच्छे से समझना है और इसको भर लेना है। तो चलिए आज ये देखते हैं इसकी जो इसमें गणित दी गई है। गणित को देखिए यहाँ पे। तो आज हम देखेंगे अध्याय 3। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं समझा है और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। देखिए यहाँ पे जो ये सब्सक्राइब लिखा रहता है, ये यदि रेड से दिखता है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसको आप जो है क्लिक कर लीजिए। देखिए मैं आपको क्लिक करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने ये क्लिक किया तो देखिए ये इस प्रकार से कलर हो जाता है इसका, यानी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है या आपका चैनल सब्सक्राइब है। और ये बेल आइकन नोटिफिकेशन जो घंटी आती है इसको भी आप क्लिक किए हुए हैं। तो इसको आपको इतना करना है और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ पे लाइक का चिन्ह भी बना रहता है। और ये देखिए यहाँ पर ये दिया गया है डिस्क्रिप्शन, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ यदि आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो क्लिक करने पर ये लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। ये कहलाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से चिन्ह भी बना रहता है। तो इसमें ये लिंक दी रहती है। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है संपूर्ण विषय कक्षा 6वीं, है ना। तो कक्षा 6 के इसमें संपूर्ण विषय दिए गए हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो कक्षा 6वीं के सभी विषयों की वीडियो इसमें आपको मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से बिल्कुल सभी विषय कंप्लीट कर लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे देखते हैं हम। देखिए अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। तो जो हमारी संख्याएं रहती हैं उन संख्याओं को हमें समझना है, वही हमारा उसके साथ खेलना होता है। तो प्रश्न एक दिया गया है कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो यह बिल्कुल परिभाषा अच्छे से रट लीजिए कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। वह कहलाती है संपूर्ण संख्या। यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया है कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं को उदाहरण दे करके समझाइए। भाज्य संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं। तो यहाँ देखिए इनकी परिभाषा की वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। वो भाज्य संख्या कहलाती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ देखिए 6, मैंने संख्या ली है 6। तो 6 के जो गुणनखंड हैं देखिए 1, 2, 3 और 6। तो 6 में जो है 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा और 6 का जाएगा। तो ये इसके गुणनखंड कहलाते हैं। यानी 6 के कितने गुणनखंड हुए, 4 गुणनखंड, ठीक है। इस प्रकार से ये भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वे संख्या जिनके गुणनखंड जो रहते हैं वो 1 या सम संख्या होती है, वो कहलाती हैं अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 7। अब हमने यदि 7 लिया तो 7 में 1 का भाग जाएगा या सम इसी संख्या 7 का भाग जाएगा। तो इसमें मात्र 1 और सम संख्या दोनों चीजें बस रहेंगी, ठीक है। तो ये कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक। चलिए यहाँ दिया गया है प्रश्न 3, 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो 24 के जो गुणनखंड होते हैं, देखिए हमें गुणनखंड लिखना है। तो 24 में किस किस संख्याओं का भाग जाता है, तो हम इस प्रकार से भी तोड़ लेते हैं कि 24 का में 1 का भाग जाएगा, 24 एकम 24, ठीक है ना। 2 का भाग भी जाएगा 24 में, तो कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा, 2 बारम 24, ठीक है ना। 24 में 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग 8 बार जाएगा, 3 8 24 होते हैं। 24 के 4 का भाग जाएगा तो 4 6 24 होते हैं। अब इसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो 5 का भाग जाता नहीं है। इसके बाद हम 6 का देंगे तो ये संख्या फिर विपरीत क्रम में लौटते क्रम में बन जाती है। तो यहाँ हमें रुक जाना है, ठीक है ना। और इनके सभी गुणनखंड लिख लेंगे, 1 2 3 4, फिर इस तरफ से 5 वो 6, 6 के बाद 8 12 और 24, ये सभी गुणनखंड आ जाते हैं 24 के इस प्रकार से। तो यहाँ पे सभी 24 के जो है गुणनखंडों को इस प्रकार से दर्शा देंगे, ठीक। चलिए आगे देखिए प्रश्न 4 दिया गया है कि संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने गुणनखंड देखे थे, अब हमें यहाँ लिखना है गुणज।
गुणज का मतलब होता है कि उस संख्या का पहाड़ा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए पढ़ते जाना है। देखिए तो यहाँ पर 7 का सबसे पहले एक बार कितना आएगा 7, फिर 7 का 2 बार 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28 आ जाएंगे, फिर 7 पंचे 35 ये 5 बार में। तो ये आ गए इसके गुणज 7, 14, 21, 28 और 35। तो यहाँ हमें इनके गुणज इस प्रकार से लिख देना है। ठीक, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 5 दिया गया है कि संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। 13 और 31 इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 हैं। तो देखिए यहाँ पे 13 पलट देते हैं तो 3 और 1, तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म कितने हैं उन्हें ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के युग्म यानी जोड़े हमें देखना है। तो यहाँ देखिए 17 और 71, ये भी देखिए 7 और 1 आया है और इसको पलट देते हैं तो 71 बन जाती है संख्या। तो एक तो ये हो गई और दोनों संख्या कैसी हैं, अभाज्य हैं। कैसी हैं, अभाज्य। तो इन्होंने लिखा है कि हमें अभाज्य संख्याओं के जोड़े चाहिए हैं। तो 17 और 71 हो जाएंगे। 37 और इसको बदलिए तो 73 हो जाएंगे, पलट देंगे, 7 को आगे लिख देंगे, 3 को पीछे, तो 73। ये जैसे 17 को लिखा इन्होंने, 13 को लिखा कि 13 को 3 को आगे कर दें, 1 को पीछे, तो 31 बन जाते हैं और दोनों अभाज्य संख्या हैं। तो वैसे ही इनको भी देखिए आप बदल करके, तो ये कैसी संख्या है, ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 79 और 97 दो ये हैं। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 और 3 छह संख्याएं हैं जिनमें 3 जोड़े और बनते हैं और एक संख्या ये है 4। तो इस प्रकार से 100 तक की गिनती में ये अभाज्य संख्याओं के वे जोड़े हैं जो एक दूसरे को पलट करके भी अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, इनको लिख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ देखिए दिया गया है प्रश्न 6, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य कौन सी संख्याएं हैं, तो हमें 11 की विभाज्यता ज्ञात होना चाहिए कि 11 की विभाज्यता क्या है। तो जो 11 की विभाज्यता होती है वो जो संख्याएं रहती हैं सभी संख्याओं को में हम देख लेते हैं कि इनके सम और विषम स्थान कौन कौन से हैं। यदि सम और विषम स्थानों के योग का अंतर यदि 0 या 11 आता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये लिखा है यहाँ पे 5445 ये संख्या दी गई है। ठीक है ना, तो हमें क्या लगाना है, इसमें 11 की विभाज्यता का नियम लगाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दाएं से विषम स्थानों का योग ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ से दाएं तरफ से इस तरफ से, ठीक है ना। तो पहली संख्या ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी हो जाएगी। 1 और 3, एक पहले स्थान पर और तीसरे स्थान पर 5 और 4 है और यहाँ पे सम स्थानों में 4 और 5 है। तो हम इनका योग करेंगे, 5 और 4 का योग करेंगे तो 9 आएगा। और उसमें सम स्थान कौन से मिल रहे हैं, सम स्थान भी हमें 4 और 5 मिल रहे हैं। तो 4 और 5 का योग करेंगे तो 9 आया। यदि इनका अंतर 0 या 11 हो तो देखिए घटाइए, इनका अंतर यहाँ पे लिख दिया कि 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 मिल गया। तो अंतर क्या है, 0 है। इसलिए यह संख्या जो है 5445 11 से विभाज्य है। इसी प्रकार से अगली संख्या भी देखो, ये 1331 लिखे हुए हैं। तो इसमें विषम स्थान 1 और ये 3 ये विषम स्थान पर चला जाएगा और ये वाली संख्या सम स्थान पर दाएं तरफ से 1 2 3 4 ये दूसरे नंबर पे, ये 4 चौथे नंबर पे। तो ये सम हो गए, 1 और 3 ये विषम स्थान पर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो है इन संख्याओं को यहाँ पे लिखना है। तो विषम स्थानों का योग कितना होगा, 1 और 3 4 होगा। सम स्थानों का योग भी कितना होगा, 3 और 1 ये 4 आ जाएगा। अब इनको हम घटाते हैं, अंतर ज्ञात करते हैं तो 0 आया है। अतः यह संख्या जो है 11 से विभाज्य है। अगली संख्या देखो 5081 लिखी हुई है। अब इसमें सबसे पहले तो हम विषम स्थान का योग देखेंगे। तो इसमें विषम स्थान कौन से हैं, 1 और 0 ये विषम स्थान है, क्योंकि 1 2 ये तीसरे नंबर पर 0 है, पहले नंबर पर 1 है। तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 और 0 का योग कितना होगा, 1 हो जाएगा। और 8 और 5 को जोड़ें, ये सम स्थानों का योग है। तो 8 और 5 को जोड़ते हैं तो 13 मिल गया। अब इनका अंतर 13 में से 1 घटाएं तो कितना मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे 12 मिल गया। 13 ऋण 1 अंतर है ना, कितना मिला, 12। अंतर 0 या 11
नहीं है, अतः संख्या 5081 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो इनको हमें इस प्रकार से लिखना। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया है कि 35 और 50 के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 35 के सभी गुणनखंड ज्ञात कर लें। कौन कौन से हैं? तो देखिए 35 में किन संख्याओं का भाग जाएगा? 1 का जाएगा, 5 का जाएगा, 7 का जाएगा और स्वयं 35 का जाएगा। इसी प्रकार से 50 के गुणनखंड ज्ञात करें। तो 50 के गुणनखंड यानी 50 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का, 5 का, 10 का, 25 और 50 का। ठीक है, अब हमें सार्व गुणनखंड यानी दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं? तो देखिए दोनों में 1 आ रहा है, तो 1 हो जाएगा दोनों से। और इसके बाद में हमें दूसरी संख्या मिल रही है 5, और इसके अलावा समान गुणनखंड कोई नहीं है। तो 1 और 5 जो है इस संख्याओं के सार्व गुणनखंड कहलाते हैं। सार्व गुणन या गुणनखंड, गुणनखंड पूरा लिख लीजिए यहाँ पे, गुणनखंड बराबर 1 और 5 हैं। ठीक है, इतना हमें इसमें लिखना है। चलिए आगे देखिए। प्रश्न 8 देखिए, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। कोई एक संख्या है जो 5 से भी भाग जा रहा है उसमें और 12 से भाग जाता है। किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? तो हमें वह संख्या बताना है कि वह संख्या कौन सी है। तो 5 और 12 से विभाज्य संख्या 5 और 12 के गुणनफल से विभाज्य होगी। तो जो 5 और 12 हैं, यदि हम 5 और 12 का गुणा करते हैं तो जो संख्या मिलेगी वह 5 और 12 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो यहाँ देखिए 5 और 12 का गुणा कीजिए तो कितना मिल जाएगा? 60। तो वह जो संख्या है वह क्या होगी? 60 से सदैव विभाजित होगी। ये संख्या पूछी गई थी। तो यहाँ पे 60 वह संख्या है जो इस संख्या से विभाजित हो जाती है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखें प्रश्न 9 लिखा है कि 12, 16 और 28 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हमें महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। इसको SCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो रहते हैं इसके, वो हमें निकालना है इसको। तो देखिए सबसे पहले 12 के गुणनखंड निकालिए। 12 के गुणनखंड 2 से भाग देंगे इसमें, तो इस प्रकार से ये 12 के गुणनखंड आ जाएंगे। 16 के गुणनखंड ये निकाल लेंगे, और इसके बाद ये 28 के भी देखिए ये निकाले। तो 12 के गुणनखंड जो निकले उनको यहाँ पे लिख लेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 3। 16 के भी हमारे ये आ जाएंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2, और 28 के भी गुणनखंड आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है? महत्तम समावर्तक निकालना है। तो वह गुणनखंड लेना है जो तीनों में हो। तो यहाँ देखें तो पहले तो देखिए 2 ये तीनों में है, तो एक 2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा 2 भी क्या है? तीनों में है, तीनों का गुणनखंड है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड ही क्या कहलाते हैं? महत्तम समावर्तक होते हैं। तो आ जाएगा 2 और दूसरा हो जाएगा 2, तो 2 गुणित 2 यानी बराबर मिल जाएगा 4। तो महत्तम समापवर्तक कितना आ गया? 4। इस प्रकार से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। चलिए ठीक, आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 18, 24 और 32 का हम जो है गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए इनके जो गुणनखंड हैं और इनका लघुत्तम निकालेंगे। तो यहाँ देखें तो 18, 24 और 32, ठीक है ना। तो 18, 24, 32 के इस प्रकार से हम गुणनखंड निकाल लेंगे। पहले 2 का भाग देंगे इसमें, तीनों संख्याओं को इस प्रकार से लिख लें और 2 का भाग दीजिए तो 2 का जाएगा। फिर यहाँ पे देखें तो 2 का फिर चला जाएगा भाग, जिसमें नहीं जाता है भाग उसको हम नीचे उतारते जाते हैं। तो 2 का भाग पहले सब में गया। अब यहाँ पे देखें 9 में नहीं जाएगा तो 9 को उतार देंगे। 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 का जाएगा, 2 3 6, 9 का 9 और 2 चौके 8, फिर 2 का देंगे। 9 में नहीं जाता है तो 9 नीचे उतारेंगे, और 2 का 3 में नहीं जाएगा तो नीचे उतार लीजिए, और 2 दूनी
4, फिर से 2 का भाग जाएगा जब तक कि 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2 और ये ज्यों की त्यों संख्या आ जाएगी। इसके बाद देना है 3 का। 3 का देंगे तो 3 तिरका 9, यहाँ 3 एकम 3, ये 1 आ जाएगा। फिर 3 का देंगे तो 3 एकम 3, यानी नीचे क्या आ जाएगा 1 1 1 आ जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए लघुत्तम समावर्तक यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये जो है सभी संख्याओं के 18, 24 और 32 का लघुत्तम समावर्तक जो है हमारा ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इन सभी का हम गुणा करते हैं तो हमें मिल जाएगा 288। ठीक, जब हमें 288 मिल जाता है तो यह जो 288 संख्या है 18, 24 और 32 से विभाज्य है। लेकिन यह कह रहा है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो इन से विभाज्य हो, 18 से, 24 से और 32 से। तो अब देखिए ये संख्या जो है 288 तो है, लेकिन ये तो 3 ही अंक की है। हमें चाहिए है 4 अंक की संख्या। तो 4 अंक की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 288 का ऐसी संख्या देखेंगे जिसमें पूरी बार भाग चला जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो ऐसी सीधी नहीं मिल सकती है, तो हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखेंगे कौन सी होती है। तो जो सबसे छोटी संख्या वो होती है 1000। इसमें 4 अंक हैं, 1 2 3 4, ये 1000 है। अब यदि हम 1000 में 288 से भाग देते हैं, देके देखेंगे यहाँ पे कि देखिए 288 से भाग दिया हमने तो कितने बार जाएगा, 3 बार। ठीक है ना, 3 का इसमें गुणा कर लीजिए तो 864 आएंगे और शेष बच जाएंगे 136। पूरी बार भाग 288 का नहीं गया है, ये 4 अंकों की संख्या है, नहीं तो ये 1000 ही वह सबसे छोटी संख्या हो जाती। लेकिन अभी भाग नहीं गया तो 1000 से थोड़े आगे की संख्या हो सकती है। तो कैसे निकालेंगे ये देखिए। तो यहाँ हमारे जो शेष बचते हैं कितने बचे, हमारे 136 बच गए। अब ये 136 में कितना जोड़ रहे हैं कि 288 का भाग चला जाए। तो 288 में से 136 क्या कीजिए, घटा लीजिए। ठीक है ना, तो 288 और ऋण 136 घटा लीजिए, कितना मिल जाएगा, फिर भाग दीजिए 1000 में। तो सीधी सीधी वो संख्या हमारे पास आ जाएगी। 1000 के आगे वाली संख्या कौन सी है, तो हम 288 इस प्रकार से लिखेंगे और 136 घटा लीजिए तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएंगी, यहाँ मिल जाएंगी हमें 5 और यहाँ मिल जाएगा 1। कितनी आ गई, 152। यदि इस संख्या में 152 हम जोड़ दें किसमें, 1000 में, ठीक है ना, तो 1000 में हम 152 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1152। ये संख्या आ जाएगी 1152। यदि हम 1152 में 288 से भाग देते हैं तो ये पूरी बार भाग चला जाएगा। इसलिए ये 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या होगी जिन संख्या जो हमें 18, 24 और 32 दी गई हैं, इन सभी से यह संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी। तो अभीष्ट संख्या 1152 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें संख्या निकालना पड़ती है जब कभी हमें इस प्रकार से संख्या दी हो और आगे की संख्या पूछी गई है। ये बस पूछा गया होता कि इनसे विभाज्य संख्या छोटी कौन सी है, तो ये 288 आ जाती, 3 अंकों की है। ठीक है ना, लेकिन हमें पूछी गई थी 4 अंकों की। ठीक है, तो इसको आज इतना ही करेंगे और जो आगे इसके अध्याय दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से समझेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी आपको समझ में आ ही गया होगा और यदि कहीं लगता है, डाउट है, तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।